नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं बिहार सीरीज पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें बिहार के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वैसे आज मैं बिहार पे बाढ़ के बारे में बात करने वाला हूं। बिहार पे बाढ़ के बारे में बात करने से पहले मुझे कवि की पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने लिखा था, कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है, कृषि प्रधान देश आज भूखा है। वैसे उन्होंने लिखा तो था भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है ये चरितार्थ हो रहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। पूरी आबादी का राज्य का 76% बाढ़ से हमेशा अफेक्टेड रहता है। पूरे देश के बाढ़ के इलाके का 16.5% क्षेत्र मात्र बिहार में आता है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार देखें तो सन 1843, सन 1861, 1870, 1897, 1901 इन सभी वर्षों में पटना में जल जमाव पाया गया है। कहा जाता है कि 90 के दशक तक लगभग 1000 से भी ज्यादा तालाब पटना में थे, लेकिन आधुनिकीकरण और कंक्रीट के जंगल खड़ा करने के लिए इन तालाबों को पाट दिया गया। परिणाम हमें हर वर्ष पटना में जल जमाव के रूप में मिलता है। यह था आजादी से पहले की स्थिति। आजादी के बाद बाढ़ की भयावहता को देखते हुए लगभग 1953 में कोसी बैराज संधि नेपाल के साथ हुई और कोसी बैराज बनाया गया जो हनुमान नगर के पास है। वैसे कोसी बैराज देखने के लिए तो प्रसिद्ध स्थल भी माना जाता है। वह जाके कंप्लीट हुआ कोसी बैराज 1965 में, लेकिन इस दरमियान में 1954 जिसकी बाढ़ की भयावहता इतनी अत्यधिक थी कि सबसे ज्यादा क्यूसेक पानी उसी साल आया था। उसके बाद 1968, 1987 की बाढ़ की भयावहता के बारे में क्या कहा जाए, लगभग 33 जिले और लगभग 25,000 गांव और 700 करोड़, यह था नुकसान उस साल के बिहार का, जो बहुत ही खराब स्थिति था। उसके बाद की अगर वर्षों की आप गणना करें तो 2000, 2002, 2004, 2008 तो पूरे देश में सबको पता चल गया होगा कि बिहार कितने भयावह रूप में फैली हुई थी। उसके बाद 2012, 2017, 2019 पिछले वर्ष के बारे में तो हर जगह मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह पर यह था। लगभग 17 जिलों में यह बाढ़ से आक्रांत माना गया था। यानी आजादी के बाद की भी स्थिति कमोबेश आजादी से पहले के जैसी ही है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। एक अनुमान के मुताबिक अगर सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो 1979 से लेकर के अब तक हुए नुकसान के अगर बारे में कहा जाए तो लगभग 8,570 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 25,000 से ज्यादा मवेशी की मौत हो चुकी है। 7.70 करोड़ हेक्टेयर पानी जमीन में डूब गई है। 3.15 हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हो गई है। 1.25 करोड़ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग 4.5 करोड़ सार्वजनिक मकान टूट के बर्बाद हो चुके हैं। बिहार के राजनीति में यह एक भ्रांति फैलाई गई है और ये बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में भी एक भ्रांति है कि अगर बिहार में बाढ़ आ रही है किन्हीं कारणों से तो नेपाल में या तो ज्यादा बारिश हुई होगी या मान लीजिए नेपाल में बाढ़ आया होगा और उन्होंने कोसी बैराज खोल दिया है, जिसके चलते उत्तर बिहार बाढ़ से पूरी तरह से डूब गया है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता यह कहती है कि जो नेपाल का पहाड़ी एरिया है वहां अत्यधिक वनों की कटाई होती है, पत्थरों का उत्खनन होता है, जिसके चलते हिमालय से आने वाले पानी का बहाव रोकने के लिए उसे कुछ मिलता नहीं है और वह सीधे सीधे बिहार, जिस उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। बाढ़ का एक कारण तो यह भी माना जाता है। दूसरा कारण, अगर आप यह कहते हैं कि कोसी बैराज, तो कोसी बैराज नेपाल और भारत की सहमति से बिहार के सीमा क्षेत्र में बनाया गया था। अब आपको यह बताना चाहूंगा कि जो कोसी बैराज बिहार के सिंचाई भवन के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, वह वहां के इंजीनियर के सहमति के बिना किसी भी स्थिति में नहीं खोला जा सकता। यानी सारी चीजें उन्हें पता होती है। तब भी हर साल आप देखेंगे कि जब भी बिहार में बाढ़ आता है या इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो वहां के इंजीनियर या तो वहां के चूहों को या असामाजिक तत्वों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोप करके यह कहते हैं कि तटबंध टूट गया, जो कि कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। दूसरा कारण माना गया 1975 में बना फरक्का बांध। फरक्का बांध बनने के बाद से गंगा में गाद जमना शुरू हो गया था। जिस समय यह बांध बनाने की बात चल रही थी उसी समय बंगाल के एक इंजीनियर
श्री भट्टाचार्य जी ने कहा था कि फरक्का बांध का निर्माण करना बहुत ही बड़ा गलती माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एक आंकड़े में देखें तो 500 किलोमीटर के पानी की रफ्तार को इलाहाबाद से लेके पटना तक 2 दिन में तय किया जाता है पानी के द्वारा। वहीं 400 किलोमीटर के पानी की रफ्तार को पटना से हुगली तक जाने में 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। यानी भट्टाचार्य जी का यह कहना कि पहले से ज्यादा गाद जमा होगी, यह आज के समय में पता चल रहा है। इसके बारे में कई बार हाल ही में 19 के बाढ़ आने के बाद नीतीश कुमार जी ने भी यह मुद्दा को उठाया है कि गाद जमा होने से सारे गंगा का जो क्षेत्र है वो उथला हो चुका है। उथला होने के बाद अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी से पूरा बिहार और लगभग उत्तर बिहार और पटना का एरिया तो पूर्णतः डूब जाता है। तो यह तो समस्या हो गई गंगा के उथला होने के कारण। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, भले ही नीतीश कुमार जी बार बार गंगा के उथला होने की बात कह रहे हैं और आजादी के पहले का भी हमने रूपरेखा देखा, आजादी के बाद की भी स्थिति हम ये देख रहे हैं, मतलब अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक सरकार के काम करने का तरीका नहीं बदला है, बस बदली है तो सरकार। हर साल बिहारवासी बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं, उसके त्रासदी से हमेशा आक्रांत रहते हैं, लेकिन राज्य इसे प्राकृतिक आपदा मानकर अपने आप को लाचार बेबस दिखाने का ढोंग बस करते हैं। हवाई दौरा किया जाता है, केंद्र से मुआवजा की मांग की जाती है, केंद्र भी हवाई दौरा करता है, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया जाता है, लेकिन इस बाढ़ की विभीषिका से किस तरीके से बचा जाए जो हर साल इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके बारे में करना तो कुछ दूर की बात है, सोचने की गुरज भी ये लोग नहीं करते। हमेशा नेपाल को या जलवायु परिवर्तन को या अत्यधिक वर्षा को या गंगा में जमा होने वाले गाद को दोष देकर बच निकलना हमेशा राज्य सरकार के लिए सही नहीं है। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, लाखों के फसलों का बर्बाद हो जाना या हजारों लोगों के मौत के गाल में समा जाना क्या हमारे पलायन का कारण नहीं है? पलायन का दंश झेल रही राज्य सरकार को इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हर साल जो बाढ़ आता है वो हमें कई साल पीछे धकेल के लेके चला जाता है। कई गांव विस्थापित हो चुके हैं, कई घर बार टूट चुके हैं, शायद मजदूर कहीं ना कहीं इसी कारण से पलायन होकर दूसरे राज्यों में कार्य करने के लिए मजबूर है। अगर इन सारे नुकसानों पर काबू कर लिया जाए तो हो सकता है कि हमारा हर सिटी अपने आप में स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अंत में दोस्तों इस नोट के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा कि अगर इसके लिए कोई स्थायी प्लान नहीं बनाया गया तो हर साल आने वाला यह बाढ़ हमारे स्मार्ट सिटी के सपने पर पानी फेर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।